क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो लाइव अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना भूलिएगा मत, कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ p if -2, p lies on the line represented by the equation 2x - 3y + 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अगर a पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन पर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि -2, p जो है वो इस पर लाइन करेगा। इसका मतलब x -2 होगा और y p होगा। इसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो इसमें मेरा वैल्यू आएगा 2 - 2 - 3 × y is p + 7 = 0। इसमें आप सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा -4 - 3p + 7 = 0। और यहां से जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो ये आएगा -3p + 7 + -4, मतलब ये 3 होगा = 0। यहां से 3p = 3, दैट इज p = 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो p का वैल्यू होगा वो 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, 5 फ्रॉम द y एक्सिस इज। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले x y कोऑर्डिनेट हम बनाएंगे ऐसे। अब 6, 5 कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो ये होगा आपका 6, 5। तो यहां से अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका 6 और यहां से ये हो गया आपका 5, 0,5। तो हमको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, 5 फ्रॉम द y एक्सिस। इसका मतलब y एक्सिस a है, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये पॉइंट का ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है वो मेरा 6,0 होगा। ये जो डिस्टेंस है वो 6 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो y का वैल्यू होगा वो 6 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? इफ द मीन ऑफ 6, 7 x, 8, y, 14 इज 9। तो आपको बताना है कि इसमें रिलेशन कैसा आएगा। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज के केस में क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, एवरेज इक्वल्स टू। तो यहां से क्या करेंगे, मीन इक्वल्स टू 6 + 7 + x + 8y + 14 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 होगा यहाँ। अब मीन का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो इस जगह पर हम 9 लिखेंगे। 9 = 6 + 7, इसको ऐड करेंगे 13, 13 + 8 21, 21 + 14, ये होगा आपका 21 + 14 = 35। 35 + x + y × 6। यहां से 54 = 35 + x + y, that implies x + y = 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। इसका जो वैल्यू आया है x + y = 19। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 का B होगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ 2 पॉइंट है मेरे पास 6, 3, 5। एक लाइन का 2 पॉइंट है, A is 6, 3 and B is 8,5। अब इसमें कहा जा रहा है कि A और B के बीच में एक पॉइंट है। मान लीजिए A और B के बीच में एक पॉइंट है P।
ए और बी के बीच में एक पॉइंट पी है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2,4, मतलब पी का जो वैल्यू होगा वो 2,4 होगा। और मिड पॉइंट है पी, इसका मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, ए पूछा जा रहा है, ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका मतलब एक्स कहां है, एक्स कोऑर्डिनेट में है एक्स। इसका मतलब हम मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे एक्स के लिए। तो एक्स इक्वल टू जो होगा वो होगा आपका x1 प्लस x2/2, और यहां से x का जो वैल्यू है वो 2 गिवन है, तो यहां से 2 लिखेंगे। 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2, दैट मींस 6 प्लस a, तो 6 प्लस a डिवाइडेड बाय 2, दैट इंप्लाइज 4 इक्वल्स टू 6 प्लस a, दैट इंप्लाइज व्हाट, a इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा -2 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में जहां a इक्वल्स टू -2 होगा वो आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। 6 में कहा जा रहा है कि n इज अ नेचुरल नंबर, देन द पावर ऑफ 8n कैन नॉट एंड विथ डिजिट। ऑप्शन नंबर a इज 0, b इज 2, c इज 4 एंड d इज 6। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको n रैंडम चूज करना होगा। जैसे n का पावर ले लीजिए, मतलब n इक्वल्स टू ले लीजिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, जैसे अगर 8 है, 8 का पावर n, इसका मतलब n के जगह पर 1 2 3 4 5 ऐसे चूज करते जाएंगे। यहां से क्या आएगा, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3, 8 का पावर 4, इस तरह से 8 का पावर n तक। ठीक है, तो अब 8 का पावर 1 का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो 8 होगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 होगा। अब फिर से 8 का क्यूब कीजिएगा, हमको यूनिट डिजिट देखना है, उसका 8 का क्यूब कितना आ रहा है वैल्यू, उससे हमको मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है। तो जब आप 8 क्यूब कीजिएगा, इसका मतलब 64 इंटू 8, अब 8 इंटू 4 कीजिएगा तो ये आएगा आपका यूनिट डिजिट आएगा 2। ठीक है, अब 8 का पावर 4 करते हैं, 8 का पावर 4 कीजिएगा तो यहां से यूनिट डिजिट 8 का पावर 3 में 2 आया, मतलब इस यूनिट डिजिट को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा यूनिट डिजिट में 6। ठीक है, इसी तरह आप अगर 8 का पावर 5 कीजिएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, फिर यहाँ 6 से 8 को मल्टीप्लाई करना होगा, 6 इंटू 8, फिर से यहाँ 8 आया, इसका मतलब फिर से a मेरा वैल्यू रिपीट होगा। a, ये जो प्रॉब्लम है वो साइक्लिसिटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है, मतलब 8 का पावर 4 के बाद फिर से आप अगर यहां तक आप जाइएगा 8 तक, 8 का पावर 8 तक, तो फिर से वही वैल्यू रिपीट होगा। यहां से जो पॉसिबिलिटी है वो a है, 0 कभी नहीं आएगा। 8 का पावर n कभी भी कोई भी वैल्यू लीजिए, उसका वैल्यू फाइंड कीजिए, 0 कभी नहीं आएगा। 2 मेरा आ रहा है, यहां से 4 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि एन अनबैलेंस्ड डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड प्राइम नंबर इज। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसका आउटकम जो होता है वो 1 से 6 तक होता है। तो इसका जो आउटकम्स होगा आपका 1 2 3 4 5 6, किसी भी डाइस में 6 तक होता है नंबर्स, 1 से 6 तक, लेकिन इसमें हमको सेलेक्ट करना है प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर दैट मींस आई हैव टू सेलेक्ट 3 एंड 5। तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी होगा
वो होगा आपका 2/6। 2/6 क्यों होगा? 2 क्या है? टोटल 6 तो टोटल आउटकम्स हो गया। अब एक 2 जो है वो ऑब्जर्वेशन का आया है कि मतलब हम ऑब्जर्वेशन इसमें क्या किए हैं? ऑब्जर्वेशन इसमें क्या किए हैं कि जो आउटकम्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद आना चाहिए वो आना चाहिए ऑड प्राइम नंबर्स। तो ऑड प्राइम नंबर्स 3 और 5 है, इसलिए हम यहाँ 2 लिए। तो 2 से 6 को कैंसल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स होगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें tan A का वैल्यू गिवन है 8/7। tan A इक्वल्स टू 8/7। तो हमको फाइंड करना है कि cot B इक्वल्स टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि tan A इक्वल्स टू क्या आएगा। tan A इक्वल्स टू आएगा 8/7। 8/7 दैट मींस इसका P/B होगा, क्योंकि tan थीटा का जो वैल्यू होता है रेशियो के केस में वो होता है P/B। तो इसमें P का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा और B का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है cot B दैट मींस इस एंगल को थ्रू हमें ये फाइंड करना है कि cot B का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले cot B का फार्मूला होता क्या है? तो cot B का जो फार्मूला होता है वो B/P होता है। लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग जब एंगल A हम ले रहे थे बेस, AC को हम जब बेस एज्यूम कर रहे थे, तो उस केस में यहां से tan A इक्वल्स टू 8/7 था। बट B अगर फाइंड करना है तो इस फिगर को ऐसे रोटेट कर देंगे 90 डिग्री से। 90 डिग्री से जब रोटेट कीजिएगा तो यहां से B जो आ जाएगा A आएगा। मतलब इस फिगर को ऐसे करना है, ऐसे C तो सेम रहेगा, वही जो चेंज होगा A वैल्यू होगा चेंज। यहां से B आएगा बेस में और A आएगा यहां से BC का जो वैल्यू आएगा वो 8 आएगा और AC का जो वैल्यू आएगा वो 7 आएगा। और ये जो फिगर है वो tan P के लिए, ठीक है। यहां से P/B जो वैल्यू आएगा वो P इक्वल्स टू हो जाएगा इस केस के लिए 8 होगा। B इक्वल्स टू 8 होगा। यहां से 8 डिवाइडेड बाय P/B दैट मींस दिस इज B फॉर दिस फिगर एंड P इज 7। यहां से cot B का जो वैल्यू आएगा वो 8/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल में एक एक्सटीरियर पॉइंट है P और इस P से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं सर्कल पर। तो सर्कल के केस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक्सटीरियर पॉइंट से जब किसी भी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक टेंजेंट इक्वल होता है। नंबर 1 थिंग। नंबर सेकेंड थिंग ये है कि टेंजेंट सर्कल पर जिस पॉइंट पर यहां मिल रहा है, इस पॉइंट पर सेंटर से जब लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये 90 डिग्री फॉर्म करता है और यहां भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो अगर हम PQOR में बात करें तो इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQOR। यहां से इन PQOR में अगर हम देखें तो एंगल जो P होगा, एंगल Q होगा वो प्लस एंगल R वो 360 के बराबर होगा। 360 क्यों होगा? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल जो होता है वो 360 होता है। तो एंगल P कितना है? 65। यहां से 65 हम लेंगे डिग्री प्लस एंगल Q 90 प्लस एंगल O ही हमें फाइंड करना है। एंगल O क्या होगा? तो एंगल O की जगह पर हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, एंगल O ही
और एंगल आर जो है वो दिया हुआ है 90 डिग्री इक्वल्स टू 360। जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करने के बाद मेरा वैल्यू आएगा 360 माइनस 135। ठीक है, यहाँ से 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 180 प्लस 65, यहाँ से 180 प्लस 65 कर लीजिए, या एक स्टेप और लिख देते हैं। 65 प्लस 180 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से एंगल O होगा आपका 360 डिग्री माइनस 5 245 होगा। ठीक है, यहाँ से एंगल O का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 115 डिग्री, 115 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इज। तो इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इज। इस क्वेश्चन में 2304 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना था। जैसे 2304 को प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2304 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 इंटू 2 8 टाइम्स है, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा। अब 3 जो है 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 का पावर 2 होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 2। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो इसमें एरिया क्या होगा वो फाइंड करना है। जैसे अगर एक सर्कल ऐसे दिया हुआ है तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो 4 इक्वल पार्ट में बांटिएगा तो एक जो एरिया आएगा उसका एरिया फाइंड करना है। जैसे एक सर्कल है, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, ये सेंटर है, तो ये जो एरिया है इसका हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो एक सर्कल को जब 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो ईच एंगल जो डिवाइड होता है वो 90 डिग्री में होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो इक्वल टू होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते थे, पाई आर स्क्वायर बाई 4। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7, और बाई में 4 था तो बाई में 4 करने का मतलब इंटू यहाँ 4 होगा। 7 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, एक साथ से एक साथ कटेगा, फिर 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 2 जा 4, 2 11 22। जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा आपका 11 इंटू 7 बाई 2 इक्वल्स टू 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया होगा 77/2। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सी, 77/2। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, द 20th टर्म ऑफ एन एपी whose first term is -2 और कॉमन डिफरेंस इज 4। तो एक सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला होता क्या है। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले हम जितना भी फार्मूला था 10th का वो सब हम वीडियो अपलोड कर चुके थे, और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आया है जो फार्मूला रिलेटेड है। जैसे ये आपका एपी का क्वेश्चन है, और पहले वाला वीडियो में आप देखिएगा तो उसमें एपी का हम पूरा क्लियरली सम ऑफ n टर्म या nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पूरा फार्मूला बता चुके थे। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूरा फार्मूला हम बता चुके थे।
ठीक है, अगर उस वीडियो को आप देखे होंगे तो क्लियर हुआ होगा वहां से। तो an इक्वल्स टू जो फार्मूला होगा वो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d फार्मूला होता है। यहां से फर्स्ट टर्म जो है -2 है, दिस इज a, और कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब a जो 4 है वो d का वैल्यू है, d4 कॉमन डिफरेंस। तो यहां से जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा ये 20th टर्म है, दैट मींस n इज 20, मतलब a 20 का जो वैल्यू होगा वो इक्वल्स टू होगा आपका -2 प्लस a minus 1, that means 20 minus 1 that is 19। तो 19 into 4 कीजिएगा, यहाँ जो आंसर आएगा -2 प्लस 76 equals to 74 होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि zeros of the polynomial px equals to 25x square minus 49। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 25x square minus 49 and this can be written as 25x square। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, a minus b a plus b के फॉर्म में है। तो यहां से 25 को आप लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहां से जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5x माइनस 7, 5x प्लस 7 एंड दिस कैन बी रिटन एज 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का वैल्यू आएगा 7/5 एंड x इक्वल्स टू -7/5। ये जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा 7/5 और -7/5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 15। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, हमको फाइंड करना है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन का मतलब होता है क्या है, मीन का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को हम लोग जनरली एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो सम सबसे पहले मेरा मेन मोटो जो रहेगा वो सम फाइंड करने के लिए रहेगा। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कहा जा रहा है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, दैट मींस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। ठीक है, तो इसमें Sn इसको हम लिखते हैं Sn से या S10 से। S10 मतलब सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। तो यहां से S10 का जो वैल्यू आएगा मेरा वो आएगा n/2 इंटू a प्लस l, l दैट मींस लास्ट टर्म। तो यहां से आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका वैल्यू 10/2 इंटू 1 प्लस 10 एंड दिस इज रिटन एज 10 इंटू 11/2, दिस इज 55। मतलब सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर का जो वैल्यू आएगा वो 55 आएगा। तो यहां से मीन का जो वैल्यू आएगा, मीन इक्वल्स टू 55 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 5.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो 15 का ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. What is the probability of getting a black king? तो ब्लैक किंग टोटल कितना होता है? तो ब्लैक किंग जो टोटल होता है वो होता है 2। अगर 52 कार्ड है मेरे पास तो टोटल 2 ब्लैक किंग होगा। तो यहां से 2 डिवाइडेड बाय 52 इक्वल्स टू 1/26। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा वो आपका ए आएगा।
करे यार, हमको तो सही एडिट कर ले। हाँ हो जाएगा, चलेगा, अभी स्टार्ट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx + 2y = 5 एंड 3x + 4y = 1 हैज नो सॉल्यूशन। तो अगर नो सॉल्यूशन है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल टू होगा इस तरह से k डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4। अगर नो सॉल्यूशन है इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो यहां से अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आएगा k बाय 3 इक्वल्स टू 1/2, दैट मींस k इक्वल्स टू 3/2। तो यहां से जो मेरा सॉल्यूशन होगा k का वो 3/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का ये जो ऑप्शन होगा वो k इक्वल्स टू 3/2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है। तो नंबर ऑफ जीरो क्लियरली यहां मेंशन दिख रहा है कि x एक्सिस पर ये कट नहीं कर रहा है। जब कोई भी ग्राफ x एक्सिस पर कट करेगा तो उस ग्राफ में सॉल्यूशन होगा या नंबर ऑफ जीरो होगा, लेकिन इसमें कट नहीं कर रहा है x एक्सिस पर। तो यहाँ जो नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू होगा आपका 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो होप करते हैं आप लोग समझे होंगे, मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन किए गए हैं वो आप समझे होंगे। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो आप जरूर इसमें कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाए, आज शूट कर रहे हैं। इसका 21st में एग्जाम हुआ था और ये मैथमेटिक्स का बेसिक पेपर है। ठीक है, तो आज इसका हम लोग डिस्कशन किए क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 18 तक। सेक्शन ए, सेक्शन बी हम कल डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये आज वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं ये कैमरा मेरा नहीं है, कैमरा हम किसी से रेंट पर लेकर के शूट कर रहे हैं। इसमें खुद इन्वेस्ट करके जितना हो सकता है मैक्सिमम लोगों तक हम अपने क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सभी लोग जिसके पास पैसा नहीं है, जो ट्यूशन का फीस नहीं पे कर सकता है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।